प्यारे दर्शकों, आप सभी का मेरे कथा साहित्य में स्वागत है। आज मैं कल्पना के पंखों पर सवार नहीं हूँ, बल्कि मैं हकीकत, ज़मीनी हकीकत में हूँ और आप सबको इस वीर भूमि भारत के तलवारों की खनक की कहानी में सुनाने जा रही हूँ। आप सभी का स्वागत है इस कथा साहित्य में। आइए। भारत वीरों की भूमि हमेशा से रही है। वीरता इसके नस नस में प्रवाहित होता है। यहाँ पर छोटे बड़े, बड़े बूढ़े मातृभूमि के एक हुक्कार पर मर मिटने को तैयार रहते हैं। इतिहास में अनेकों कथाएं दबी पड़ी हुई हैं। उसी इतिहास की तरफ हम बढ़ते हैं और एक छोटी सी कथा को मैं आपके सामने में रखती हूँ। आइए आप सभी का। प्राचीन समय में रतनपुर नामक एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उसकी रानी सुलेखा एक अत्यंत वीरांगना महिला थी। रतनपुर के महाराजा का नाम संग्राम सिंह था। उनके दो पुत्र थे, वीर सिंह और ज्ञान सिंह। दोनों पुत्र वीरता की मिसाल थे। तलवारों की झनकार से उनकी बाहु हमेशा होते रहते थे। उन पर गर्वित थे, प्रजा उन पर गर्वित थी। उनके यश गाथा दिगंत में फैलती थी। महारानी बहुत गर्वित थी। चूँकि महारानी खुद ही वीरांगना थी, तो उन्होंने पुत्रों की शिक्षा दीक्षा पर बहुत ही ध्यान दिया था। महाराज ही प्रसन्न रहते थे अपने पुत्रों से। उन्हें बहुत ही गर्व होता था। वीरों जब अपने पुत्रों की यशोगाथा दिगंत से फैल कर उनके पास जब आती थी, उनके कानों में, तो वे बड़े ही प्रसन्न होते थे। तो एक बार की बात है, शिकार खेलने बन के गए हुए थे। राज्य से करीब 10-15 किलो दूर जंगल में अपने मंत्रियों के साथ वे गए हुए थे और संयोग से और रात्रि हो गई। राजा बड़े ही असमंजस में पड़े कि करे तो क्या, क्या जंगल में रहना उचित होगा। लेकिन मंत्रीगण के विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि जंगल में ही खेमा गाड़ा जाए और ये रात्रि यही व्यतीत हो। हालांकि ये बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर पर शत्रु राज्य हम्बीरपुर था। खेमा गाड़ना कहीं से भी सुरक्षित नहीं था। लेकिन काली अंधियारी रात थी, महाराजा फंस चुके थे, वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। अंत में हुआ कि मशालें कम जलाई जाएं और खेमा गाड़ा जाए, लेकिन इस तरह से गाड़ा जाए कि शत्रु के राज्य को सूचना न मिले। इस तरह उन्होंने पेड़ों पर, बड़े बड़े पेड़, जो जंगलों में पहले बहुत बड़े पेड़ रहते थे, तो वृक्षों पर उन्होंने शाखाओं पर कुछ इस तरह से अपने रहने की व्यवस्था की कि नीचे नहीं पता चले कि कुछ भी है। इस तरह से उन्होंने अपना रहने का व्यवस्था किया। इधर शत्रु पक्ष को सूचना मिल गई थी कि राज्य जो राजा है, रतनपुर के राजा, ये जंगल में आए हुए हैं और यहीं पर खेमा गाड़े हुए हैं। के दूतों ने ये पता लगा चुके थे। रतनपुर की रानी जो थी सुलेखा, वे बहुत ही चतुर स्त्री थी। वीरांगना तो थी ही, साथ साथ वे बहुत ही चतुर थी। उन्होंने महाराजा के साथ 4 दूतों की अपनी व्यवस्था की थी, जो कि महाराजों को भी पता नहीं था। उन्होंने जैसे ही महाराजा निकले, उन्होंने पहले तो मना किया था कि महाराजा को, महाराज वहाँ मत जाइए, क्योंकि शत्रु पक्ष बहुत नज़दीक है। जंगल इतना घना है कि आपको पता नहीं चलेगा कहाँ शत्रु छुपे हुए हैं। लेकिन जब राजा नहीं माने, तो उन्होंने क्या किया कि अपने 4 दूतों को नियुक्त किया कि अगर आप राजा रात्रि में वहाँ रुक जाते हैं तो आप हमें सूचना देंगे। एक दूत राजा के पास रहेगा, फिर एक दूत सूचना लेके बीच में आएगा। फिर इस तरह से उन्हें इस तरह श्रृंखला बनाई कि 1 घंटे के अंदर रानी के पास ये सूचना पहुँच जाए। द्रुत घोड़े जो थे बहुत ही तेज गति के उन्होंने तैयार किए थे और उन्होंने ये काम किया। रात्रि हुई और परंतु हम्बीरपुर के दूतों ने ये पता लगा लिया था कि रतनपुर के राजा जंगल में आए हुए हैं और अपना खेमा गाड़े हुए हैं। और नतीजा ये हुआ कि हम्बीरपुर का जो मंत्री था, वो अपने दल बल के साथ आके घेर लिया। लड़ाइयाँ तो हुई, रतन सिंह भी बहुत बड़े जंगी थे, बहुत लड़ाइयाँ हुई। अंधेरे में जितना हो सकता था उन्होंने, लेकिन कम सैनिक
और कम सुविधाओं के कारण उन्हें कैद कर लिया गया। मंत्री मारे गए, सभा सलार मारे गए, उनके सारे जो भी थे वे सब मतलब मारे गए, वे कोई नहीं बचा। केवल राजा को उन्होंने कैद किया और सबों को मार दिया। राजा को कैद करके उन्होंने उसे बंदी गृह में ले जाकर बंद कर दिया हमीरपुर में। रानी को सूचना 1 घंटे में मिली। बहुत बड़ा संकट राज्य पर आ चुका था, रतनपुर पर। महारानी सुलेखा अभी अकेली थी महल में। सैनिक थे, सारे सैनिक थे, लेकिन सिपा सालार मारे गए थे, महामंत्री मारे गए थे और राज्य नेतृत्व विहीन हो चुका था। बस 2 पुत्र उनके, एक पश्चिम में गए हुए थे लड़ाई के लिए और एक दक्षिण में गए हुए थे। वीर सिंह पश्चिम में थे और दयाल और जो थे ज्ञान सिंह वे दक्षिण में थे। तो राज्य में केवल महारानी सुलेखा ही थी। उन्होंने बिना देर किए, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर वे देर करेंगी तो सुबह तक राज्य क्या हो जाएगा, शत्रु पक्ष के हाथ में चला जाएगा। उन्होंने तत्काल अपने गुप्तचरों को भेजकर मंत्रिपरिषद की बैठक तुरंत बुलाई और वहाँ पर डिसीजन लिया कि मैं इस राज्य की रक्षा करूँगी। जब तक हम लोग हैं तब तक इस राज्य को किसी भी शत्रु पक्ष के यहाँ पर पैर नहीं रखने देंगे। उन्होंने महारानी ने प्रतिज्ञा की, साथ साथ उन्होंने उनके जो भी थे सैनिक थे उन्होंने प्रतिज्ञा की। महारानी ने सैनिकों को संबोधित किया कि हमें अपने राज्य को जाने नहीं देना है और महाराज को भी वापस लाना है। ये महारानी सुलेखा ने प्रतिज्ञा की। बहुत गंभीर प्रतिज्ञा उनकी थी। एक महिला के हाथ से शासित होना पुरुष समाज कभी भी नहीं चाहता है। उस समय की स्थिति भी नारी प्रधान नहीं था, पुरुष प्रधान ही था। लेकिन ये मायने नहीं था उस समय। मायने था कि अपने राज्य को बचाना है और शत्रु पक्ष को मुंह की खानी है, महाराज को भी छुड़ा कर लाना है। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की और सैनिकों को संबोधित किया। करो या मरो का नारा तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि महाराज को वापस लाना है और हमें सर भी नहीं कटाना है। यहाँ बुद्धि और चातुर्य से हमें चलना है। ऐसी युक्ति खोजनी है कि हम लोग पराजित नहीं हो, विजयी भी रहें और महाराज भी वापस आ जाएं। घंटे में शत्रु पक्ष की सेना हमारे राज्य को घेर लेगी। महारानी ने अपने सैनिकों को बताया। तो उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था इंद्रजाल की रचना करो कि सारे सैनिक जितने भी हमीरपुर के हैं सारे सैनिक मारे जाएं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के सैनिक जंगल की तरफ से आएंगे, आप जंगल के आसपास जाके सभी सैनिक छिप जाएं। और एक किलोमीटर के बाद सारी सैनिकों को उन्होंने छिपा दिया। आशा के अनुरूप 1 घंटे के अंदर ही हमीरपुर की सेना किले के आसपास दिखने लगी थी। तो किले के चारदीवारी के अंदर सारे सैनिक जुटे हुए थे और किले से 1 किलोमीटर दूर भी रतनपुर की सेना तैनात थी। जंगल के आसपास सेना तैनात थे। उन्होंने शत्रुओं को अंदर आने दिया। अंदर आने के बाद एकाएक जब तक शत्रु सजग हो तब तक प्रहार शुरू हो चुके थे। गाजर मूली की तरह से उन्होंने हमीरपुर के सैनिकों का गर्दन काट डाला। लेकिन अभी समस्या बाकी थी। उनके राजा अभी कैद थे हमीरपुर में। अभी राज्य भी सुरक्षित नहीं था, क्योंकि उनका दूत हो ना हो जाके हमीरपुर में ये सूचना दे चुका हो। रात्रि का अवसान होने वाला था, हल्का उजाला फैलने वाला था। अब संकट टला नहीं था। रानी ने निश्चय किया कि मैं अपने महाराज को वापस लेके आऊँगी। सैनिकों ने विरोध किया कि नहीं महारानी, अभी आप नहीं जाइए, आप हम पर विश्वास कीजिए। ऐसा उन्होंने कहा। सिंह वीर सिंह को सूचना दे दी गई थी। वे वापस अपनी सेना को लेके आ चुके थे और मंत्रणा रानी और दोनों पुत्रों के बीच में हुई और भी के बीच में हुई। उसके बाद हुआ, महारानी बोली कि महाराज की जान बचानी सबसे ज़रूरी है, उसके लिए जा सकता है। अगर कोई भी तुम लोगों के पास ऐसा उपाय हो कि महाराज वापस हमारे आ जाएं और और हमारे राज्य की कोई क्षति भी न हो, क्योंकि उन लोगों की सेना का जितना
हमने नुकसान पहुंचाया है, वे लोग बहुत जल्द फिर से हम पर आक्रमण करेंगे और अपनी नुकसान की भरपाई करेंगे। वीर सिंह बोले कि महारानी का वचन सत्य है, वे ऐसा ही होगा, लेकिन उसके पहले हमें इसका प्रतिदान करना होगा। कुछ अपने सुझाव रखे जो कि महारानी को पसंद आए। महारानी ने कहा, मैं नट बनकर जाता हूँ, हमें अपने सैनिकों के प्राण नहीं लेने देने हैं, और मैं नट बनकर जाता हूँ और मैं वहाँ पर खेल दिखाऊंगा और कोशिश करूँगा कि मैं राज्य सभा में पहुँचूँ। उस समय संस्कृत का बड़ा ही बोलबाला था और वीर सिंह संस्कृत के अच्छे जानकार थे, और वे जो थे कालिदास के शकुंतलम का अभिमंत्रण बहुत अच्छा करते थे। तो उन्होंने अपनी टीम बनाई, मतलब 4 लोगों का एक ग्रुप बनाया और नट के वेश में वे चल दिए। इधर महारानी ने राज्य को संभाला और सैनिकों को इस तरह से सुसज्जित किया कि कोई भी सैनिक का अपना सिर नहीं कटवाना पड़े। उन्होंने इस तरह सेना का नेतृत्व किया कि वे सब जगह सजग इस तरह से उन्होंने किया कि रतनपुर पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। महल के प्रत्येक द्वार को पर उन्होंने किया। इधर महारानी ने क्या किया कि जंगल में से एक राजमहल से एक गुप्त मार्ग जमीन के अंदर से बनवाना शुरू किया। जंगल के अंदर से पहले के महलों में बड़े गुप्त मार्ग रास्ते रहते थे जो कि नदी के किनारे निकलते थे, किसी राज्य के सीमा पर निकलते थे। तो रतनपुर में भी इस तरह के बहुत से रास्ते थे और जो कि महारानी को पता था। उन्होंने क्या किया, उस गुप्त रास्तों से अपने कारीगरों से उन्होंने और भी गुप्त रास्ता बनवाया हम्बीरपुर के महल तक। उन्होंने ये काम रातों रात करवाया और रास्ते बन के तैयार हो गए। वीर सिंह जाके हम्बीरपुर में अपनी कला का प्रदर्शन किए। बहुत खुश था। हम्बीरपुर के राजा को हमने कैद कर लिया है। हालांकि उसे पता था कि उनकी सेना मात खा गई है और उनकी युद्ध की तैयारियां चल रही थी, और इधर अब्दल बल के साथ अपना नाटक अभियान शकुंतलम का प्रदर्शन कर रहे थे। भीड़ काफ़ी जुट रही थी। उन्होंने इसी बीच जाके गुप्तचरों को भेजकर जो उनका सोच था उसके अनुसार उन्होंने महल में भेजा और पता लगाया कि महाराज किस तरफ से कहाँ पर कैद हैं। और जब उन्होंने पता लगाकर महारानी को खबर भेजा, लेकिन संजोग से वहाँ के मंत्री को वीर सिंह पर शक हो गया था। उनका क्रियाकलाप देखकर उन्होंने महाराज को ये खबर की कि वीर सिंह पर उन्हें संदेह है, लेकिन अपनी कलाबाजियों से वीर सिंह ने महाराज का ध्यान हटा दिया था। लेकिन मंत्री उन पर लगातार नज़र रखे हुए था। अब वीर सिंह के सामने समस्या थी कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। उन्होंने अपने सारे ध्यान को हटा लिया। उन्हें अपनी माता सुलेखा पर पूर्ण विश्वास था। महारानी सुलेखा ने महल के नीचे तक सुरंग खोदवा डाला था और उसके बाद उन्होंने खुद उस जगह जाया। किसी दूत को उन्होंने नहीं भेजा और वे खुद ही उस जगह पर पहुंची और सीधे राजमहल के उस हिस्से को खोदा जहां पर महाराज कैद थे। उन्होंने महाराज को बंदी गृह से छुड़ाया और सीधे उस सुरंग को लेकर पहुंच गई। और उन्होंने जैसे जैसे महाराज को लेकर आगे बढ़ते गए सुरंगों को उन्होंने ढकते चली गई। इस तरह उन्होंने महाराष्ट्र को तो छुड़ा लिया था, लेकिन अभी वीर सिंह उन्हीं के राज्य में थे। अब उन्हें खबर भिजवाना था कि महाराज आ चुके हैं और वीर सिंह वहाँ से निकले। लेकिन वीर सिंह पर मंत्री जो था ना, गिद्ध दृष्टि बनाए हुए था, उसे पूरा था। अपना नाटक वगैरह दिखलाकर वीर सिंह अपने खेमे में पहुँचे। मंत्री 4 सैनिकों को लेकर पहुँच गया, बोला कि गिरफ्तार कर लो। वीर सिंह ने चारों तरफ देखा, तलवारें तन गई दोनों के बीच में। जब तक उसके 4 सैनिक वीर सिंह को गिरफ्तार करे, उन्होंने गर्दन काट के गिरा दिया था। तब तक उसका तलवार, मंत्री का तलवार उसके राजकुमार वीर सिंह के कंधे पर
जा लगा था और खून का फव्वारा फेंक दिया था। राजकुमार ने कोई परवाह नहीं की और दूसरी तलवार से लेकर उसने मंत्री का धड़ अलग कर दिया। तलवारों की खनक तेज थी। पहरेदार दौड़े आए, तब तक वीर सिंह छलांग मारकर घोड़ों पर उस पर सवार होकर वे ये जा वो जा अपने रतनपुर की राजधानी की तरफ पार कर गए। पीछे कितने घोड़े दौड़ रहे थे उनके पीछे उनको पकड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। और तभी एक बहुत ही चमत्कार हुआ। एक तेज बिजली, ऐसा लगा कि राजकुमार अब खत्म हो जाएंगे, मार देगा। एक तेज बिजली उन दोनों शत्रु सैनिकों और उनके बीच गिरी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। और वीर सिंह रतनपुर पहुंच चुके थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि पीछे में क्या हुआ, लेकिन वो तेज बिजली गिरने के कारण, बादलों के कड़कड़ाहट और तेज बिजली गिरने के कारण जंगल में आग लग चुकी थी और जो था वो शत्रु पक्ष के सैनिक मारे गए थे। तो महारानी माता की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने एक दीप जलाए महाराज को लाकर और अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए माँ से प्रार्थना करने लगी। कुछ ही समय में रतनपुर में वीर सिंह के आगमन की सूचना मिली और महारानी उनके स्वागत के लिए बाहर आई। महाराज स्वागत के लिए बाहर आई। रतनपुर में महारानी की जय जयकार हो रही थी। महारानी अत्यंत खुश थे, महाराज भी बहुत खुश थे। महारानी की सूझबूझ से रतनपुर तो बचा ही, महाराज भी बचे और वीर सिंह भी बचे। तो ये हमारी वीरांगनाएं हैं, जहाँ पर भी उन्होंने अब बिना अपने सैनिकों की बलि दिए हुए और अपने राज्य को भी प्राप्त किया, महाराज को ही बचाया, अपने पुत्र को ही बचाया। माँ की विशेष कृपा जो उन पर थी, उन्होंने इस तरह से ये रहस्यमय कहानी और रहस्यमय घटनाएं महारानी सुलेखा के साथ के जीवन में माँ का आशीर्वाद, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता था और जिसका वे पालन बहुत से करती थी और अपने शक्तियों का कभी भी उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। राज्य के हित के लिए हमेशा आगे रही। आशा है मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। धन्यवाद। अपनी कथा को यहीं पर विश्राम देती हूँ। धन्यवाद।